कल की क्लास में अपन ने बात की थी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात की थी। तो केसी वियर जैसे लोग भारत को क्या कहते हैं? भारत क्या है? अर्ध संघ है, न तो संघात्मक व्यवस्था है भारत में, न यूनियन एकात्मक व्यवस्था है। एकात्मक व्यवस्था जैसे इखरी न्यायपालिका है, आपातकाल के समय हो गया है ना, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती है। और फिर संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्य में अलग अलग ढांचा है, तो वो सारा मैंने आपको बताया। अमेरिका में जो है वो कैसी है जुडिशरी? ड्यूल जुडिशरी है, राज्यों में अलग उच्च न्यायालय है, केंद्र में अलग है। और संघ सूची के विषय पे कौन करता है? यूएसए, वाशिंगटन डीसी वाला। और अन्य सारे मामलों में सुनवाई कौन करता है? राज्यों के न्यायालय। जबकि अपने यहाँ कैसी व्यवस्था है? इंटीग्रेटेड और स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकीकृत है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है उस पिरामिडीय स्वरूप में शीर्ष पर है, जिसे अधीक्षण की शक्तियां प्राप्त है। अधीक्षण मतलब सुपरविजन की शक्तियां प्राप्त है, सुपरविजन की, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। ये सारी बातें अपन ने करी। उसके बाद अपन ने क्या बात करी थी कि 1862 में भारत में 3 उच्च न्यायालय खोले गए। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता में कब खोला गया? 1 जुलाई 1862 को, 1 जुलाई 1862 को। उसके बाद इलाहाबाद 4 साल बाद, कब? 1866 में। इलाहाबाद वाला भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? कितने हैं मेंबर उसमें? 160 सदस्य इलाहाबाद हाई कोर्ट। फिर अपन ने बात करी कि 1947 तक सारे ब्रिटिश प्रांतों में क्या हो गए थे? हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हो गए थे। 1947, 15 अगस्त 1947 तक सभी ब्रिटिश प्रांतों में क्या हो गए थे? हाई कोर्ट स्थापित किए जा चुके थे। उसके बाद क्या बात करी? बस 214 नहीं लिखाया? ड्यूल जुडिशरी 1861 के अधिनियम से 1866 में 47 तक 214, ये लास्ट अपन ये बात कर रहे थे। 214 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। कोई इंग्लिश मीडियम वाला तो नहीं है? कोई भी नहीं है? तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा का मतलब क्या है? देयर शैल बी ए हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। 214 में तो यही बात लिखी है, पर 231 जो 14 से लेकर अपन कहां तक पढ़ेंगे हाई कोर्ट? 231 तक है। 231 में लिखा है 7वां संविधान संशोधन होता है, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1956 में। और उसमें ये बात जोड़ दी कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा जो एक या एक से अधिक राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों तक भी हो सकता है। उसका जुरिस्डिक्शन मतलब एक या एक से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यूटी को मिलाकर भी एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल कहता है? 231। कौन से संविधान संशोधन से? 7वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1956 में। तो लिखो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अब लिखो अनुच्छेद 231। संसद चाहे तो, कौन चाहे तो? संसद चाहे तो दो या दो से अधिक, संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों, स्टेट्स तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश यूटी, यूनियन टेरिटरी
के लिए एक उच्च न्यायालय की क्या कर सकती है? एक उच्च न्यायालय की क्या कर सकती है? स्थापना कर सकती है। कौन सा आर्टिकल कहता है? 231। और 214 क्या कहता है? स्थापना कर सकती है। अब इसमें नोट करके लिखो, ये कब किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कितने हैं? पल्लवी जी, पूजा जी, गुरु चाणक्य और आवाज आ रही है मेरी? तो इसको लिखते जाना, इसी में नोट करके लिखो। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। क्योंकि 214 में तो केवल यही लिखा था कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा, पर फिर उसको बढ़ाकर क्या कर दिया? 2 या 2 से अधिक राज्यों या यूटी के लिए। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान क्या किया गया? यह प्रोविजन जोड़ा गया। क्लियर? यस और नॉट? अब देखो 214, 231। 214 तो उच्च न्यायालय का पहला अनुच्छेद है और 231 अंतिम अनुच्छेद है। तो 214 भी पढ़ लिया अपन ने और 231 भी पढ़ लिया। अब 214 को आप ऐसे लिख सकते हो 241, 241। तो 4 को क्या कर दिया अपन ने? आगे ले लिया है। 214 को 241 लिखा है। इसमें क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है? संसद चाहे तो यूटी के लिए उच्च न्यायालय अलग से स्थापित कर सकती है। कौन चाहे तो? संसद चाहे तो। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश के लिए। तो कहां कहां उच्च न्यायालय है केंद्र शासित प्रदेशों में अलग से? दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है और जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू उच्च न्यायालय जो है वो कश्मीर के लिए और लद्दाख के लिए। कश्मीर तो कश्मीर वाला किसके लिए? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए। तो केंद्र चाहे तो या संसद चाहे तो अलग से यूटी के लिए भी क्या कर सकती है? उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। चाय कब रखी बोला ही नहीं। पी लूं मैं फटाफट। संसद चाहे तो लिखो 241। संसद चाहे तो यूटी के लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग से उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती, इस्टेब्लिश कर सकती है। कौन चाहे तो? संसद, पार्लियामेंट। संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। संसद चाहे तो यूटी केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग से उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। और संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट।
संसद चाहे तो यूटी के लिए अलग से क्या कर सकती है, हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकती है। तो कब किया संसद ने ऐसा काम? एक तो दिल्ली में कब किया? 1966 में, 1966 में दिल्ली वाले को स्थापित किया। तो लिखो नंबर 1 कब किया? दिल्ली। कब इस्टेब्लिश किया? 1966 में। दूसरा कहाँ है? यूटी में, जम्मू एंड कश्मीर वाला। अब इसकी स्थापना जो हुई ना, वो तो उस समय यूटी थी नहीं, तो यूटी उसके उस जब स्थापना हुई तब 1928 में जब इसकी स्थापना हुई तब ये यूटी के लिए नहीं था। अब 2 यूटी आ गए इसमें, एक तो आ गया कश्मीर और दूसरा क्या आ गया? लद्दाख। उस समय तो क्या है कि प्रदेश था, 370 भी था, केंद्र शासित बना भी बिगड़ा भी। तो उस समय 1928 में यहाँ के राजा कौन थे? हरि सिंह। तो उस समय इस्टेब्लिश्ड हुआ। और फिर 2019 में अभी किसके लिए प्रॉपर? 2 यूटी के लिए, 31 अक्टूबर 2019 2 यूटी के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जम्मू एंड कश्मीर। तो उससे 2 यूटी कौन कौन से हो गए? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो 2019 से अभी ये JNK और किसके लिए है? लद्दाख। तो पहली बार इस्टेब्लिश पूछे तो 1928 और अभी पुनर्गठन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम से जम्मू एंड कश्मीर एंड दूसरा क्या है? लद्दाख। तो अपने कहने की तात्पर्य ये था कि भाई ये 241 क्या कहता है कि संसद चाहे तो, कौन चाहे तो? संसद चाहे तो यूटी के लिए अलग से क्या कर सकती है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या कर सकती है? हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकती है, जो इस्टेब्लिश है। और कितनी जगह इस्टेब्लिश्ड है? दिल्ली में और जम्मू एंड कश्मीर में। तो यूटी के लिए प्रॉपर है। अब अपन बात करते हैं कि अपने यूं कहा कि 231 में क्या बात करी थी? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए और यूटी के लिए क्या हो सकता है? उच्च न्यायालय हो सकता है। तो ऐसे इतने कितने राज्य हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक क्षेत्राधिकार है हाई कोर्ट का? कितने राज्य है? हाँ, पंजाब, हरियाणा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो ऐसे 7 है। कितने हैं? 7। वो देखते हैं अपन कि उनका जुरिस्डिक्शन अधिकार क्षेत्र किन राज्यों तक फैला हुआ है। जैसे पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है तो वो पंजाब हरियाणा राज्य के लिए भी है, और चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, तो उसका 2 राज्य में भी है और चंडीगढ़ यूटी तक भी है। कौन सा आर्टिकल? 231, संसद चाहे तो। फिर गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी किसकी राजधानी है? असम की। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, कहाँ तक है उसका विस्तार? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 4। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों तक भी उच्च न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं। 214 तो कहता है प्रत्येक राज्य का होगा, तो 28 राज्य 28 हुए क्या? नहीं हुए। तो ऐसे कौन से राज्य है जिनका अधिकार क्षेत्र ज्यादा है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र ज्यादा है, वो देखते हैं। दो या 2 से अधिक तथा केंद्र शासित प्रदेशों यूटी विस्तार। ऐसे कौन से राज्य जिनका 2 या 2 से अधिक राज्य भी है और यूटी तक विस्तार है?
तो आपको सिंपल याद रखना है 1862 में कितने उच्च न्यायालय स्थापित हुए थे? 3। तो सबसे पहले तो उन 3 की बात कर लेते हैं। कौन कौन से थे? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। तो याद रह जाएंगे। टोटल 7 है। कितने हैं? 7। तो उसमें से 3 तो कौन कौन से हैं? 1862 वाले, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कलकत्ता की। कलकत्ता उच्च न्यायालय। कहाँ कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल राजधानी, ठीक है, कलकत्ता। तो पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार और कलकत्ता तो है ही है। कहाँ कहाँ है? पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार। कलकत्ता इधर है। नीचे क्या है उसके? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कि नहीं है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी किसके जुरिस्डिक्शन में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के। तो अंडमान निकोबार क्या है? यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश है। तो इसमें कलकत्ता भी आ रहा है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ रहा है, यूटी भी आ रहा है। तो सबसे पहले कलकत्ता में क्या है? पश्चिम बंगाल तो है ही है, वो तो राजधानी, लिख लो भले मत लिखो। कलकत्ता है ही है, कलकत्ता का कलकत्ता में तो हो गई। और इंपोर्टेंट क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। कलकत्ता पाक, पाकिस्तान, यूं समझ लो। PAK कहाँ कहाँ तक है? PAK, सॉरी PAK, इसको इसमें जमा दो। मैंने आगे पीछे लिख दिया है। पश्चिम बंगाल, A यहाँ कर दो और K इधर कर दो, ऐसे याद करने के लिए। बाकी आप जैसे याद करना चाहो कर सकते हो। ओहो, क्या हुआ यार? गया पूरा? हा? लिख तो दिया था, इसका लिख दिया था ना आपने। चलो छोड़ो, कोई नहीं। अपन कलकत्ता उच्च न्यायालय लिखो। कहाँ कहाँ है इसका जुरिस्डिक्शन? पश्चिम बंगाल, बंगाल, अंडमान निकोबार, और कलकत्ता तो है ही है। तो PAK पाक, PAK पाकिस्तान, पाक है ना। कलकत्ता। दूसरा कौन सा कह रहा हूं मैं आपको? दूसरा कौन सा उच्च न्यायालय? मुंबई। 3 स्थापित हुए थे, मुंबई उच्च न्यायालय। तो मुंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? पूछा जाता है। मुंबई है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। समुंदर है ही है मुंबई में। मुंबई घूमने जाते हो, पास में क्या आता है? गोवा भी आता है। मुंबई जाते तो अपन क्या प्लान करते हैं? गोवा भी घूम के आ जाए, नहीं करते हैं कि पास में ही है? नहीं सोचते हैं आए हुए गोवा भी। तो गोवा तक है इसका। मुंबई उच्च न्यायालय का क्या है? महाराष्ट्र, गोवा और दादर नागर हवेली, दमन दीव। दादर नागर हवेली और दमन दीव मुंबई के जस्ट नीचे, देखा नक्शे में? दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों यूटी पहले क्या थे? अलग अलग थे। अब दादर नागर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया? मिला दिया गया है। तो महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव। अब ये दोनों यूटी क्या है? एक ही है। तो आपने उदयपुर में एक कॉलेज है,
कौन सा? मीरा गर्ल्स। वहाँ पे कौन पढ़ता है? दीदी। तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव। एमजी में आपकी दीदी भी पढ़ती है और एमजी में आप भी पढ़े हो, तो आपको याद रखना क्या है? महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव। वैसे मैं इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा खिलाफ रहा हूँ हमेशा से, पर मैंने अभी अभी देखा है कि अब ट्रेंड ही यही है। बाकी टेक्निकल बात तो ये है कि महाराष्ट्र के पास में गोवा है, ज्योग्राफी अपन पढ़ते हैं, है ना। दमन दीव कहाँ है, दादर नागर हवेली कहाँ है, तो सिंपल बात है कि उसके जुरिस्डिक्शन में जो उसके पास है उसको ले लिया गया है। पर क्या करो, वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो हम क्या है, ठुकरा दिए जाएंगे, क्योंकि आपको भी तो याद करवाना है। बाकी सच बात है ये सब, मैं इसके व्यक्तिगत इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा खिलाफ रहा हूँ। मुंबई उच्च न्यायालय, थर्ड मद्रास। कौन कौन है? तमिलनाडु की राजधानी, तमिलनाडु, पुदुचेरी। पुदुचेरी नीचे है ही है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इधर दक्षिण में, तो तमिलनाडु के नीचे पुदुचेरी आता है। पुदुचेरी, तमिलनाडु और मद्रास। पुदुचेरी, तमिलनाडु और मद्रास। तो पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इम्पोर्टेंट पुदुचेरी याद रखना है, बाकी तो वही है। मद्रास है तो मद्रास तक तो होगा ही होगा, उसकी राजधानी है तो है ही है। पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया। अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी किसकी राजधानी? असम की। तो लिखो चौथा, गुवाहाटी। इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? नंबर 1 असम, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 नागालैंड, नंबर 4 मिजोरम। नंबर 4 क्या है? मिजोरम। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश की जो है एएनएम होती है ना, एएनएम, वो खूबसूरत होती है। अपने यहाँ की थोड़ी कम खूबसूरत होती है। अरुणाचल प्रदेश की नॉर्थ ईस्ट है तो खूबसूरत होती है। एएनएम, एएनएम तो समझ गए? इंजेक्शन लगवाते हो कभी? जाते हो हॉस्पिटल? नहीं जाते हो? तो अरुणाचल प्रदेश की मान लो या असम की मान लो, वो एएनएम क्या होती है? खूबसूरत होती है। तो इंजेक्शन लगता है, आपको दर्द नहीं होता है, क्योंकि आपका ध्यान और कहीं होता है। पहले डाम लगाते थे, पता है? डाम सुना? डाम सुना? पेट में दर्द होता तो कमर पे डाम लगाते, नहीं सुना? तो आदमी के पेट का दर्द गायब हो जाता। वो यूं सोचता कि मैं भगवान के नीम हकीम फकीर के पास जाता, सब में होते हैं, है ना। वो क्या, वो जाता, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसके इधर लगा देते, पैर पे डाम लगा देते, ये दर्द गायब हो जाता, ठीक हो गया। उसको पूछते ये पेट सही हो गया? हाँ हो गया। क्यों? क्योंकि उसका दर्द दूसरी जगह शुरू हो जाता। तो पहले डाम लगाते थे। और कितने ही डाम लगा दो, जो ज्ञान के बारे में कहते हैं, ज्ञान तो क्या है, हिये में उपजता है। आपको कितना ही मोटिवेट करो, आपके कुछ होना नहीं है। एक कहावत है, ज्ञान तो हिये से ही उपजता है, मतलब अंदर से ही। आपको अभी मोटिवेट करूं, आप यूं मैं
ये कर दूंगा, कमरे को आप मोटिवेशन से भर दो, पोस्टर चिपका दो, 1 साल 2025 में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये मसाणिया वैराग होते हैं। मसाणिया वैराग मतलब थोड़ी देर के लिए, क्षणिक, 1 दिन या 2 दिन। पर जब जिस दिन अंदर से आपके आग लगेगी हिये से, अंदर से कि मुझे करना है, तब आपको किसी दुनिया के किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं हिया उपजा ज्ञान, ज्ञान हिये से ही उपजता है। बाहर से कितना ही कोई मोटिवेट कर ले, वो थोड़े दिन क्षणिक है। अपन भाग मिल्खा भाग देख के आए, मैं भी गया, मैं उस समय आरएस की तैयारी कर रहा था, दोस्तों के साथ गए, भाग मिल्खा भाग, थोड़े दिन तो भागे, मिल्खा ढेर हो जाता है थोड़े दिन बाद। ये प्रैक्टिकल है, कोई भी मोटिवेशन मूवी देखनी चाहिए, पर ये सब क्या है, थोड़े दिन। अंदर से इंटरनल आप कब मोटिवेट होंगे, जब आपके अंदर से लगेगी कि यार मेरी परिस्थिति ऐसी है, मुझे नाम करना है। बाकी ये सब थोड़े थोड़े दिन के लिए चलती रहती है बातें। तो 4 हो गया। आगे बात करते हैं अपन, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय कहां तक फैला है? पंजाब हरियाणा, नाम में ही पंजाब हरियाणा है, तो पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो पीएचसी क्या है? पीएचसी। पीएचसी जाओगे तभी तो एएनएम मिलेगी, कि घर बुलाओगे। घर तो बुला ही नहीं सकते हो, घर बुलाओ तो पैसे लगते हैं, ज़्यादा लगेंगे। तो पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ ये है। उसके बाद क्या है? जम्मू उच्च न्यायालय। उसको जम्मू एंड कश्मीर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जम्मू उच्च न्यायालय। तो जम्मू उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कहां से कहां तक है? दोनों यूटी तक फैला है, दोनों यूटी तक। कौन कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख। दूसरा क्या है? लद्दाख। अब क्या बचा? केरल। क्या बचा? केरल। केरल देखा नक्शे में? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है ना। तो केरल उच्च न्यायालय। सबसे पहले मानसून भारत में कहां आता है? कहां पे आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहां पे आता है? केरल में सबसे पहले आता है। तो केरल के पास में कौन सा होगा? कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। कौन से है? लक्षद्वीप। छोटे छोटे देखे, 36 द्वीप है, 36 द्वीपों का समूह, छोटे छोटे है ना। अब 36 के 35 हो, दूसरे सब्जेक्ट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पर 36 ही है, 36 द्वीपों का समूह। तो केरल उच्च न्यायालय क्या है? केरल और लक्षद्वीप। तो ये वापस यहाँ पे यूटी आ गया, ये राज्य आ गया। तो ऐसे 7 जो है उच्च न्यायालय है जिनका अधिकार क्षेत्र अपने राज्य से बाहर भी है। कितने राज्य? 7 राज्य से याद हो जाएंगे सातों। गुवाहाटी है ना। और शुरू के 3 कौन कौन से? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। शुरू के 3 तो वो है, एज इट इज है। फिर पंजाब हरियाणा, फिर केरल है, फिर गुवाहाटी है, और बस। तो 7 है। और 7 में क्या क्या है? आसपास के क्षेत्र से वैसे तो करना चाहिए आपको, ज्योग्राफिक से नक्शा लो सामने, ताकि उसके क्या है आसपास भी और भी आपके एग्जाम के रिलेटेड आप क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे कर पाओगे। बाकी मैंने आपको याद करवा दिया। फिर देखो अभी राजस्थान में, भारत में कितने उच्च न्यायालय? अभी वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय? उससे पहले 2013 में 3 उच्च न्यायालय बने। कितने? 3। कहाँ कहाँ? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में। तो नोट करके, ये अलग से लिखो, नोट करके लिखो।
2013 में तीन उच्च न्यायालय 2013 में तीन उच्च न्यायालय स्थापित किए गए कहां कहां? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? नाम है मेघालय, मेघ का आलय, बादलों का घर। मेघ, मेघ मतलब बादल, बादलों का घर। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है कहाँ पे? मोसिनराम। मोसिनराम मेघालय। पहले चेरापूंजी में होती थी। कहाँ होती थी? वो भी कहाँ है? मेघालय में ही है, जगह है चेरापूंजी और मोसिनराम। तो अब कहाँ होती है? मोसिनराम सबसे ज्यादा। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तो ये तीन स्थान जो है ये 2003 में क्या इस्टेब्लिश किए गए? यहाँ पे हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए। अभी वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है? 25। तो लिखो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय। स्टेट कितने हैं? 28। यूटी कितने हैं? 8। और हाई कोर्ट कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय। तो 25वां कब बना? 2019 में। कब बना? 2019 में। कहां पे बना? आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना। 25वां कब बना? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना उच्च न्यायालय। कब बनाया? मोदी सरकार ने 2019 में 25वां उच्च न्यायालय। तो 25वां 2019 में तेलंगाना बना। अब अपन क्या बात करते हैं? कौन कौन से आर्टिकल पढ़ लिए अपन ने? 214 प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। फिर अपन ने क्या बात करी? 231 लास्ट वाला, संसद चाहे तो एक या एक से अधिक राज्यों तथा यूटी के लिए उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। कौन से संशोधन से? 7वां संविधान संशोधन, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। फिर 214 का उल्टा कितना है? 241। कौन चाहे तो? संसद। संसद चाहे तो किसके लिए? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या कर सकती है? हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में किया? दिल्ली और जम्मू। दिल्ली वाला कौन सा? 1966 में, 1966 में। जम्मू वाला 28 में था, उसका पुनर्गठन अभी किया मोदी सरकार ने, 370 और वो सारा हुआ तो पुनर्गठित करके अभी जम्मू कश्मीर के लिए है वो, और लद्दाख। दोनों यूटी हो गई, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 215 की। इसमें क्या लिखा है? उच्च न्यायालय जो है वो अभिलेखी न्यायालय होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दो बातें लिखी हुई है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? उच्च न्यायालय के फैसले सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए क्या है? अनुकरणीय है, नजीर है। जैसे हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया,
हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया। जैसे हाई कोर्ट कहाँ है आपकी, जयपुर में खंडपीठ है और जोधपुर में मुख्य पीठ है। तो उसके जो डिसीजन है, जो निर्णय है, जो वर्डिक्ट है, वो सभी जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के उस राज्य क्षेत्र में, उस राज्य की टेरिटरी में अनुकरणीय है, नजीर है, उनको मानना पड़ेगा। जैसे अपन किसी वकील के यहाँ जाते हैं, आपने बड़ी बड़ी किताबें देखी होगी, वो किताबें कुछ भी नहीं है, उसमें क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन है, निर्णय है। सीधा जैसे आपने कोई केस लगाया, आपका कोई केस चलता है ना, तो आपका वकील क्या करता है कि भाई 2013 में, 2015 में, 2016 में जज के सामने, जज बैठा हुआ है, उसके सामने वो पेश करता है कि सर ये मामला 2013 में सरोज बनाम राजस्थान सरकार या सरोज बनाम प्रियंका, व्यक्ति बनाम व्यक्ति, व्यक्ति बनाम राज्य, इस तरह का पहले हो चुका है और इसमें हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, ये निर्णय दिया है, इसलिए सर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा निकाल के लाया हूँ। फिर वो जो जज होता है वो भी कहता है कि रुक जा बेटा, तो भी 2-4 दिन तक मैं और देखूंगा, तो वो भी घर जाता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले या हाई कोर्ट के ऐसे फैसले क्या करता है, रीड करता है, क्योंकि फैसले तो बहुत सारे, उसमें सरकमटेंसी बहुत तरह की होती है। सोचो कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसका फिजिकल है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि भैया इसका फिजिकल क्या कराया जाए, बाद में कराया जाए, अभी पुलिस के एग्जाम है तो अपन ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाद में कराया जाए। अब वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने डिसीजन किस कंडीशन में दिया, वो जज जाके देखेगा ना, हो सकता है वो 7 महीने की प्रेगनेंसी थी तो उसने डिसीजन दे दिया, तो जज वापस कुर्सी पे बैठेगा, कहेगा कि यार अग्रवाल साहब आप बढ़िया बात कर रहे हो पर आपने उसको पूरा नहीं पढ़ा, आपके केस में तो 3 महीने की प्रेगनेंसी वो फिजिकल दे सकती है और वो जो केस था उसमें क्या था, 7 महीने की प्रेगनेंसी थी। तो कुल मिला के मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, वकीलों के यहाँ चले जाओ, वो बड़ी बड़ी किताबें क्या है, जजमेंट है, और अनुच्छेद 215 क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेखीय न्यायालय होगा। क्या, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा, मतलब उसके सारे निर्णय, डिसीजन अधीनस्थ न्यायालयों के लिए क्या होंगे, अनुकरणीय होंगे, नजीर होंगे उस राज्य क्षेत्र के लिए, उस टेरिटरी के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पूरे भारत राज्य क्षेत्र के लिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पूरे भारत, और राजस्थान हाई कोर्ट दे रहा है तो उस टेरिटरी में। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000 पड़ा, तो उस टेरिटरी में पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक ये मान्य होंगे। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि ये अधीनस्थ न्यायालय इनकी समीक्षा या अवमानना नहीं कर सकते। सुप्रीम हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उसका अधीनस्थ न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है क्या, इंटरप्रिटेशन कर सकता है, व्याख्या कर सकता है। हाई कोर्ट दे रहा है डिसीजन, तो उसका इंटरप्रिटेशन अधीनस्थ न्यायालय, जिला उदयपुर वाला न्यायालय इंटरप्रिटेशन करेगा क्या, व्याख्या करेगा। वो सभी न्यायालयों के लिए क्या है, अनुकरणीय है, उनको मानना ही है, वो उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, समीक्षा नहीं कर सकते। दूसरी बात इसमें क्या लिखी हुई है, एक तो ये लिखी हुई है, दूसरी लिखी हुई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है, न्यायालय की अवमानना। जैसे न्यायालय ने कोई डिसीजन दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अपन बार बार कहते हैं कि अगर आप ये पालना नहीं करोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, न्यायालय की अवमानना है। तो न्यायालय की अवमानना भी 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की, 2, एक तो सिविल और दूसरी क्रिमिनल। सिविल का मतलब क्या है, सिविल केस कौन से होते हैं, विवाह, तलाक, संपत्ति से संबंधित, और क्रिमिनल कौन से होते हैं, फौजदारी होते हैं। पर यहाँ सिविल और फौजदारी का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिविल का मतलब है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्रिमिनल केस होते हैं, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, ये तो है क्रिमिनल, फौजदारी मामले। और सिविल मामले कौन से होते हैं, विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, उत्तराधिकार, वसीयत से संबंधित, ये सारे क्या है, सिविल मामले। तो इसमें सिविल और आपराधिक 2 तरह का कंटेम्प्ट होता है। कैसे होता है, सिविल मामले में तो यूं है कि भाई हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, किसने दिया डिसीजन, हाई कोर्ट ने। मैं डिसीजन हाई कोर्ट का नहीं मान रहा हूं, मैं नहीं मान रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिविल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिविल।
डिसीजन को नहीं मानना। अगर मैं डिसीजन नहीं भी मान रहा हूं, साथ में हाई कोर्ट को गाली दे रहा हूं, कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं जिससे हाई कोर्ट की डिग्निटी या गरिमा को क्या पहुंचे, ठेस पहुंचे, डिग्निटी या गरिमा को क्या पहुंचे, ठेस पहुंचे, तो मैं क्या कर रहा हूं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर रहा हूं। नहीं माना वहां तक तो सिविल कंटेम्प्ट ही है, और साथ में मैंने हाई कोर्ट को गाली भी दे दी, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक डिग्निटी है कि नहीं है। आप क्या जिमन प्रसादी करते हो, कभी जज को आते हुए देखा? फोन पे ही बात कर लेते हैं कि यार बढ़िया शुभकामनाएं, नेता आते हैं, RS IAS भी आते हैं, कभी जज को आते हुए देखा क्या? बहुत रेयर कंडीशन में, जो बहुत ज्यादा क्लोज है तो ही वो घूमेगा। उसका एक क्या है, प्रोटोकॉल है, उसकी एक क्या है, गरिमा है, डिग्निटी है। तो जज अपने आप में तो डिग्निटी, मतलब कहने का तात्पर्य है कि सिविल तो यूं है कि बात को नहीं मानना, जजमेंट को नहीं मानना, और फौजदारी क्रिमिनल कब हो जाता है, जब बात को नहीं भी मानना और बदले में 2 गाली और दे देना हाई कोर्ट को, तो वो क्या हो गई, क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो गया। वो क्या हो गया, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब कंटेम्प्ट हो गया तो क्या सजा है, 2000 रुपए जुर्माना या 6 माह की क्या है, सजा है। 2000 रुपए क्या है, जुर्माना, 6 महीने की सजा है, या दोनों, 2 माह की जेल भी हो सकती है, 6 महीने और जुर्माना भी, 2000 जुर्माना भी हो सकता है और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। ये सारा कहाँ लिखा है, 215 में लिखा है, 215 में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतना सा जुर्माना क्यों है, तो करते रहते देखो कंटेम्प्ट, तो इसलिए अब हिंदुस्तान 140 करोड़ लोग रहते हैं, बहुत सारी बातें होती है, तो हाई कोर्ट भी धीरज धरता है, सुप्रीम कोर्ट भी धीरज धरता है कि भाई रोज जेलों में ठूसने से तो रहे, तो ठीक है छोटी मोटी बात, पर कोई बड़ी बात होती है तब वो कार्रवाई करता है। बाकी ज़्यादातर कार्रवाई भी इसमें ठीक है चलता रहता है, वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। तो लिखें 215 में 2 बातें, अभिलेखीय न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इंग्लिश में तो नहीं लिखूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिख दोगे ना आप, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिंपल सी बात आती है, अभिलेखीय न्यायालय है कौन से आर्टिकल में, 215 में। 214 में अपन ने शुरू किया और 215 में क्या है, अभिलेखीय न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट, अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो देखो क्या है इसमें लिखा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सॉरी, उच्च न्यायालय के निर्णय, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय संबंधित राज्य के सभी न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों, उस राज्य के सभी न्यायालय, ट्रिब्यूनल वगैरह सब आ गई, अधीनस्थ
न्यायालयों के लिए क्या होंगे? अनुकरणीय होंगे। अनुकरणीय मतलब उसका पालन करना क्या है? बाध्यता है। उसका कारण पालन करना अधीनस्थ न्यायालय की क्या है? बाध्यता। अनुकरणीय या नजीर होंगे। नजीर, नजीर समझ गए? उदाहरण, दृष्टांत। अपन कोई उदाहरण मैंने बताया, सरोज बनाम ये वो, तो सीधा अनुकरणीय है, नजीर है। हाई कोर्ट के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नजीर है, अभिलेख है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, पहले से ये रिकॉर्ड में है, तो उसकी पालना उसको करनी है, नजीर है ना, अभिलेखीय न्यायालय। फिर दूसरा इसमें क्या है? अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के निर्णयों की क्या कर सकते हैं? समीक्षा कर सकते हैं। क्या रिव्यू कर सकते हैं? समीक्षा का मतलब क्या है? रिव्यू। समीक्षा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ का मतलब क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णयों की, डिसीजन वर्डिक्ट की समीक्षा, रिव्यू नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या लिखा है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तीसरी बात यहां क्या लिखी है? दो ही लिखी है, ये तो उसमें समझाया मैंने, न्यायालय की अवमानना। दूसरा क्या है? न्यायालय की अवमानना। अवमानना, अवमानना का मतलब क्या है? कंटेम्प्ट। न्यायालय की अवमानना, अवमानना मतलब उच्च न्यायालय के निर्णय मानना कि नहीं मानना। निर्णय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसीजन या वर्डिक्ट। उच्च न्यायालय के निर्णय, डिसीजन या वर्डिक्ट नहीं मानना। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने प्रकार का होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जो बात कर रहे हैं, अवमानना का मतलब तो अपन को पता होता है कि बात नहीं माननी। क्वेश्चन कहां से बनता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने प्रकार का होता है? दो। कितने प्रकार का? दो। एक तो सिविल, दूसरा क्रिमिनल। सिविल और फौजदारी। सिविल का मतलब तो क्या है कि बात को, डिसीजन को नहीं मानना, और फौजदारी नहीं भी मानना और बदले में गाली देना, है ना। तो लिखो। अब एक बात पूछूं मैं आपको, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय में क्या फर्क होता है? वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, बात में बात आ गई तो बात करते हैं। आप पढ़ते हो सेशन कोर्ट, उदयपुर में ही है, सेशन कोर्ट भी है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है। तो सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या फर्क है? हाँ, नहीं, सेशन कोर्ट में फौजदारी मामले आए जाते हैं। सेशन में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण। और दीवानी जज, जिला न्यायालय जो है उसमें दीवानी सिविल केसेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। कोई मर्डर का मामला है तो कहाँ जाएगा? सेशन कोर्ट में है, दोनों डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो वो सेशन कोर्ट में जाता है। तो सेशन मतलब सत्र न्यायालय मतलब फौजदारी न्यायालय होते हैं। अब बात करते हैं अपन, ये कंप्लीट कर दिया था। न्यायालय की अवमानना कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ये यहां से क्वेश्चन बनता है।
और सिंपल बनाएगा तो अभिलेखीय न्यायालय है ही है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ही है। तो दो प्रकार में, फर्स्ट क्या है, सिविल अवमानना, दूसरी क्या है, फौजदारी या क्रिमिनल। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंग्लिश में लिखोगे क्रिमिनल, फौजदारी, तो क्रिमिनल में क्या करोगे, डिसीजन मानोगे भी नहीं, बदले में कोर्ट को गाली भी दोगे, तो उसकी डिग्निटी को, गरिमा को क्या कर रहे हो आप, ठेस पहुंचा रहे हो, तब कौन सी अवमानना होगी, वो फौजदारी। तो सिविल न्यायालय के निर्णय को नहीं मानना, कोर्ट के निर्णय को नहीं मानना, ये तो हो गई आपकी सिविल अवमानना। दूसरा, निर्णय को नहीं मानना तथा ऐसा कोई वक्तव्य देना, वक्तव्य मतलब स्टेटमेंट, ऐसा कोई वक्तव्य देना, स्टेटमेंट देना, वक्तव्य, ऐसा कोई स्टेटमेंट, वक्तव्य देना जिससे हाई कोर्ट की गरिमा को क्या हो जाए, जिससे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की गरिमा, गरिमा को इंग्लिश में क्या बोलोगे, डिग्निटी, जिससे हाई कोर्ट की गरिमा, डिग्निटी को ठेस पहुंचे, तब आपने क्या कर दिया, क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर दिया है। अब कर दिया कंटेम्प्ट, तो सजा क्या है, 2000 रुपए जुर्माना या 6 माह की क्या है, जेल है, 6 माह की जेल या 2000 रुपए जुर्माना, अथवा दोनों, 2000 रुपए जुर्माना देके छोड़ सकता है, या फिर 2000 जुर्माना नहीं करे 6 महीने की जेल कर सकता है, या फिर जुर्माना भी करे और 6 महीने की जेल भी कर सकता है। तो सजा क्या है इसमें, अथवा दोनों, अथवा दोनों। अथवा दोनों, तो ये क्या हो गया आपका 215। 216 में क्या है, उच्च न्यायालय का गठन, क्रिएशन, गठन मतलब क्रिएशन, हाई कोर्ट का क्रिएशन, गठन कैसे होता है, किससे होता है, कैसे हाई कोर्ट बनता है, तो कैसे होता है, उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है। एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर उच्च न्यायालय का गठन होता है। पर यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, संसद जब अपन पढ़ते हैं, संसद पढ़ते हैं 26 जनवरी को अपन 1950 को रिपब्लिक बने, 28 जनवरी को उच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो उस समय इस्टेब्लिश हुआ हाई सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें 1+7 सदस्य थे, कितने थे, 1+7, और वर्तमान में कितने हैं, 1+33, कितने हैं, 34 है, जज कितने हैं, 34 है। अपने यहाँ कितने हैं, 50, अपने यहाँ कितने, 50, इलाहाबाद में कितने हैं, 160। तो
तो कहने का तात्पर्य ये है कि गठन होगा तो उसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर हाई कोर्ट बनेगा, किंतु यहाँ पे संसद निर्धारित नहीं करती है। क्वेश्चन क्या बनता है, कौन करता है निर्धारित? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। तो अपन कंफ्यूज क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो कौन कर रहा है? संसद। यहाँ कौन कर रहा है? हाई कोर्ट में राष्ट्रपति। तो 216 में क्या लिखा हुआ है? गठन, हाई कोर्ट का गठन किससे होगा? एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा, जिनका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं। समय समय पर का मतलब कभी संख्या कम थी फिर बढ़ के 50 हो गई, 50 से बढ़ के कभी 60 भी हो सकती है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, मामले बढ़ते हैं, जजों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो निर्णय कौन लेता है? ये राष्ट्रपति। कहाँ लिखा हुआ है? 216 में। तो लिखो उच्च न्यायालय का क्या? का गठन, उच्च न्यायालय का गठन, क्रिएशन, हाई कोर्ट का गठन किससे होता है? उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा, जो समय समय पर कौन निर्धारित करे? राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है राजस्थान का? कौन है? मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव, मनींद्र मोहन श्रीवास्तव। अभी मत लिखना, अपन लास्ट में सारे कर लेंगे। मनींद्र मोहन श्रीवास्तव। तो इसका गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों, अन्य न्यायाधीश कितने हैं? मिलकर होगा। जिसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है आपका? राष्ट्रपति समय समय पर करेगा, जैसे जैसे उसको जरूरत होती है समय समय पर करेगा। तो राजस्थान में कितने हैं न्यायाधीश? 1+49। कितने हैं? 1+49। 50+1 51 नहीं है। कितने हैं? 1+49। एक मुख्य न्यायाधीश, 49 अन्य न्यायाधीश। तो राजस्थान में नोट करके लिखो। राजस्थान में सीजे मतलब चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान में सीजे चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश सहित कर रहा हूं, है ना, सहित अन्य न्यायाधीश, अदर जज की संख्या कितनी है? कितनी है? 50 है। क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसने ये संख्या निर्धारित किसने की? राष्ट्रपति ने की। किसने की? राष्ट्रपति ने। अदर जजों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 50 है। अब एक बात और इसमें नोट करके लिखो,
केंद्र में उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है, जबकि राज्यों में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नोट करके लिखो। उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण कौन करते हैं? संसद करती है। तो ये क्वेश्चन कई बार अपन को उलझाता है। कौन करती है? संसद करती है। 1+7 थे, अभी कितने हो गए? आपके सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं सिलेबस में, कई लोगों के है ही नहीं ना। जबकि तरीका क्या होना चाहिए? पहले क्या पढ़े अपन? सुप्रीम कोर्ट। जैसे पहले मॉर्निंग वाले बैच में अपन सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट पढ़े, तो वैसे ही बहुत सारी चीजें क्या है? रिपीटेशन है। संसद करती है तथा राज्यों में इनकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। राज्यों में कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लगा रहे हो आप स्टेटस? सब लोग जिस स्टूडेंट्स ने मेरे से कंसेशन लिया वो लगा रहे हैं? वो नहीं लगा रहे हो? नहीं लगा रहे हो? अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर अब मुझे भेजना आप उस ग्रुप में। किस ग्रुप में? गुरु चाणक्य एकेडमी का ग्रुप है, 159 का भी है, रीट मेंस का भी है। उसी ग्रुप में डालो। मुझे पर्सनल नहीं भेजो तो भी कोई बात नहीं, पर उसमें डालो कि ये स्टेटस मैंने लगाया है। अब कम से कम मैं यूँ सोचता हूँ यार, मैं वहाँ बाहर बैठता हूँ सर, 2000, 3000, 4000, और दूसरे सारे पार्टनर मेरे माथे पड़ते हैं कि इतना लिबरल क्यों हो। अमेरिका जैसे उदार नीतियाँ है मेरी, लिबरल है, तो मैं फटाक से क्या हो जाता हूँ? लिबरल हो जाता हूँ, है ना। और लिबरल हो जाता हूँ, पर आप क्या करो? कम से कम क्या करो? शेयर तो करो कुछ चीज़ों को। आगे क्या है इसके अलावा? आगे गठन के बाद क्या है? मेरे बाद किसी की क्लास है? नहीं है? इस रूम में है? किसकी है? देखो, इसके बाद है नियुक्ति। क्या है? नियुक्ति, अपॉइंटमेंट और शर्तें लिखेंगे कल। नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पे राजस्थान में है, नियुक्त कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। किससे कर रहा है? सलाह किससे ले रहा है? संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह ले रहा है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो एक कॉलेजियम है। फर्स्ट जजेस केस, द्वितीय सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, 1998 जो अपन ने सुप्रीम कोर्ट में पढ़े। और अभी न्यायिक नियुक्ति आयोग फोर्थ जजेस केस हुआ है, जिसको मोदी सरकार ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो कॉलेजियम की सिफारिश पर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है। तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज की अनुशंसा या रिकमेंडेशन से राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। राज्यों का भी अपना कॉलेजियम है। राज्यों का कॉलेजियम में भी एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश है। पर जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तब क्या है? तब मुख्य न्यायाधीश नहीं होते, 2 अदर जज
होते हैं, उसकी खुद की करनी है तो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। कहाँ का? जैसे हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रही है तो कॉलेजियम में कौन है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश का कॉलेजियम जो सिफारिश करता है उससे यहाँ पर करते हैं। जबकि हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो इनिशियल कौन करता है, पहल कौन करता है? यहाँ का कॉलेजियम। और यहाँ का कॉलेजियम कौन है? एक मुख्य न्यायाधीश और 2 सीनियर मोस्ट जज जो रिकमेंडेशन करते हैं उस व्यक्ति को यहाँ पर क्या बना दिया जाता है? न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश। तो सिंपल बात याद रखनी, एक तो राज्यपाल से सिफारिश, अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। किससे? कॉलेजियम की सिफारिश पे। एक तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, कौन से आर्टिकल में? 217 में। दूसरी बात क्या लिखी हुई है? दूसरी बात लिखी हुई है कि कार्यकाल जो है इसका ये कितना होगा? 62 साल। उच्चतम न्यायालय का कितना होता है? 65 साल। इसका कितना होता है? 62 साल। पहले 60 साल था, 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा इसकी आयु को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 62 साल कर दिया गया। ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है। फिर यहाँ पे योग्यता क्या लिखी हुई है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होगा वही हाई कोर्ट में होगा। दूसरी योग्यता क्या है? किसी उच्च न्यायालय में 10 साल तक क्या रहा हो? वकील रहा हो। किसी उच्च न्यायालय में, भारत राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय में 10 साल तक क्या रहा हो? वकील रहा हो। या किसी अधीनस्थ न्यायालय में, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। पर यहाँ पे ये बात भी लिखी हुई है कि किसी अधीनस्थ न्यायालय में 10 साल तक न्यायाधीश रहा हो या किसी उच्च न्यायालय में 10 साल तक वकील रहा हो, टुकड़ों टुकड़ों में, एक जगह 2 साल, एक जगह 3 साल, एक जगह 5 साल, उसको भी कंसिडर किया जाता है, उसको भी गिना जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही उच्च न्यायालय में वो लगातार क्या रहा हो? वकील, या एक ही न्यायालय में लगातार न्यायाधीश रहा हो, ऐसा नहीं है। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? 217 में, 217(1), 217(2) में 62 साल, 15वां संविधान संशोधन, ये सब पढ़ेंगे। फिर 218 में इसको हटाने का क्या है? प्रस्ताव है। इसको कैसे हटाया जाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इसको हटाया जाता है। 2 आधार है। कितने आधार है? 2 आधार है। एक तो अक्षमता, अक्षमता मतलब इनकेपेसिटी, एक तो अक्षमता, इनकेपेसिटी, और दूसरा क्या है? प्रूव मिसबिहेवियर, सिद्ध कदाचार। प्रूव का मतलब सिद्ध हो जाए, मिसबिहेवियर सिद्ध कदाचार। प्रूव मिसबिहेवियर और अक्षमता, इनकेपेसिटी, 2 आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाने की प्रक्रिया क्या है? सेम ही है। वो कहाँ लिखी है? 218 में, 218 की बात कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है 124(4) और 124(5) के जो क्लोज है वो 218 पर एज इट इज लागू होंगे, उच्च न्यायालय पर एज इट इज लागू होंगे, जैसा 124(4) में लिखा है और 124(5) में लिखा है हटाने की प्रक्रिया। फिर क्या है? जैसे हटाने की प्रक्रिया 2 आधार पे आती है। हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में आ सकती है, लोकसभा में भी आ सकती है और राज्यसभा में भी आ सकती है। लोकसभा में आती है तो कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? 100 सदस्यों के। और राज्यसभा में आती है तो कितने सदस्यों के? 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जैसे मेरे को हटाने का प्रस्ताव लाते हो आप कि भाई समझ में नहीं आता है, तो कितने सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए? 100 सदस्यों के। अब 100 तो हो ही नहीं आप यहाँ पे, तो लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर ये प्रस्ताव जिस जगह पेश किया जाता है, जैसे लोकसभा में लेके आए तो लोकसभा में तो लोकसभा का क्या होता है? अध्यक्ष। और राज्यसभा में लेके आए तो राज्यसभा में क्या होता है? सभापति होता है, सभापति होता है। तो अध्यक्ष या सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। इसका क्या मतलब है? मैं जज हूं, मैंने अक्षमता है मेरे अंदर, इनकेपेसिटी है या प्रूव मिसबिहेवियर है, सिद्ध कदाचार है, मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है, पर मेरी दोस्ती किससे है? ओम बिड़ला से। ओम बिड़ला क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष है। अगर मेरी दोस्ती ओम बिड़ला से है तो वो इस प्रस्ताव को क्या कर सकता है? स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। वहीं पे कर दे तो वहीं पे प्रस्ताव क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा।
अगर अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो 3 सदस्यों की क्या बनती है, कमेटी बनती है, जो क्या करती है, आरोपों की जांच करती है, आरोपों की जांच करती है। 3 सदस्य कौन कौन है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई न्यायाधीश। 3 सदस्य, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई न्यायाधीश। दूसरा सदस्य कौन है, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसी उच्च न्यायालय का मतलब कितने न्यायाधीश, कितने न्यायालय भारत में, 25। 25 ही उच्च न्यायालय में किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। तीसरा आदमी कमेटी में कौन होता है, कोई विख्यात विधि वेता, कानून का जानकार, कानून का जानकार। अगर लोकसभा में प्रस्ताव आ रहा है तो विख्यात विधिवेता लोकसभा का अध्यक्ष लेगा, और राज्यसभा में आ रहा है तो राज्यसभा सभापति। यहां अपने दिमाग में क्या कंफ्यूजन होता है, विख्यात विधिवेता किसकी राय में, राष्ट्रपति की राय में। राष्ट्रपति का इससे कोई लेना देना नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो प्रक्रिया क्या होती है, आगे बढ़ती है। आरोप गलत है तो प्रक्रिया वापस क्या हो जाती है, वहीं पे उसको हटाने का प्रस्ताव समाप्त, और प्रक्रिया आगे बढ़ती। यहां तक की प्रक्रिया का न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। क्यों भाई, यहां तक की प्रक्रिया का न्यायिक पुनरावलोकन क्यों किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई विधि वेता, कानून का जानकार, क्योंकि इसमें संसद का कोई सदस्य नहीं है, और ये सारी प्रक्रिया संसद के कहाँ हो रही है, बाहर हो रही है, संसद का कोई सदस्य नहीं है। 121 ये कहता है कि संसद न्यायपालिका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और 122 कहता है कि न्यायपालिका संसद के आंतरिक मामलों में, इंटरनल मैटर्स में कोई हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इसीलिए यहाँ तक की प्रक्रिया का क्या हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें संसद का कोई सदस्य नहीं होता है और संसद के बाहर की प्रक्रिया है। फिर ये प्रस्ताव आ जाता है, आरोप सही पाए जाते हैं तो प्रस्ताव जिस सदन में रखा गया वहां पे किस बहुमत से पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत से पारित होकर कहाँ जाएगा, अगले सदन में। अगले सदन में भी प्रस्ताव कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जब दोनों सदनों से 2/3 बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी से प्रस्ताव पास होता है तो किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के आदेश से संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो अपने पद से क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये इसको हटाने की प्रक्रिया कहां पे है, 218 में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का इंडिया, CJI, और CJ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का उच्च मुख्य न्यायाधीश। CJ राजस्थान का है तो आप चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान बोल दो उसको, केरल का है तो चीफ जस्टिस ऑफ केरला बोल दो, जहां का है। सीनियर मोस्ट का मतलब, मैं पहली बार जब आपसे यह क्लास को इंट्रोड्यूस किया तब भी मैंने कहा कि सरकार में सीनियर मोस्ट का मतलब है जिसका कार्यकाल टेन्योर ज़्यादा हुआ है। अगर कोई बूढ़ा हो गया है उसका मतलब सीनियर नहीं है। जज, मैं अभी मेरे मन में आए कि यार मैं वकालत कर लूँ, तो क्या 21 साल में जो वकालत करके घुसा अंदर, उससे मैं सीनियर हो जाऊंगा क्या? मेरा टेन्योर तो क्या है, कम है। सीनियर मोस्ट का मतलब है वरिष्ठता जिसका कार्यकाल ज़्यादा है।